तो कहानी की शुरुआत सन 1824 रक्तघाट बंगाल से होती है, जहां पर हम मंजुलिका को डांस करता हुआ देख पाते हैं कि तभी महाराजा वहां पहुंच जाते हैं और गुस्से में आकर उसे मौत की सजा सुनाते हैं। इस मौत की सजा के लिए वो एक खाली मैदान के अंदर जलती हुई लकड़ियों के बीच में मंजुलिका को खड़ा कर देते हैं और फिर एक मास्क पहना शख्स एक मशाल के साथ उसे आग लगा देता है। कुछ घंटों के बाद में जब राख शांत हो जाती है, तभी हम देख पाते हैं कि मंजुलिका का फिर से जन्म हो चुका है और जिस मशाल वाले शख्स ने अपना मास्क उतार करके फेंक दिया था, मंजुलिका वही मास्क लगा करके सबसे पहले उसी शख्स को मौत के घाट उतार देती है और फिर अपने बाकी के जुर्मियों को सजा देने के लिए तैयार थी। देन यहाँ से कहानी 200 साल आगे यानी कि प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और यहाँ पर हम रूहान रंधावा उर्फ रूह बाबा को देख पाते हैं, जिसका भूत भगाने का एक नया बिजनेस था। लोग उसे कॉल किया करते थे भूत भगाने के लिए। इस वक्त यहाँ पर एक मोटा जिसके शरीर के अंदर एक आत्मा आई हुई थी, उसके माता पिता परेशान थे कि आखिर हमारा बच्चा जिंदा भी बचेगा या नहीं। तो यहाँ पर रूह बाबा, जिसकी सेटिंग ऑलरेडी उसके साथ पहले ही हो चुकी थी, तो बेसिकली इस बंदे ने अपने घर के अंदर पार्टी शार्टी करके ढेर सारी तोड़ा फोड़ी मचा दी थी। अब अगर माता पिता यहाँ आकर के देख लेते तो उसकी गैंड तोड़ देते लठ मार मार के। तो बेसिकली उसी ने ही ये सारा प्लान रचाया और यहाँ इस बार रूह बाबा ने बताया कि इसके अंदर जो आत्मा आई है उसे शांत करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स अमाउंट लगेगा। तो आधा पैसा वो खुद रख लेता है, बाकी का आधा मोटे को दे देता है और अब यही जालसाजी वो बाकी लोगों के साथ भी करता है। किसी की पेंटिंग बताता है कि ये श्रापित है, किसी की लड़की बता देता है कि ये श्रापित है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियां बता देता है कि ये श्रापित है और इस तरीके से रूह बाबा का धंधा बड़ा ही जबरदस्त तरीके से चल रहा था। अब एक दिन इसी की उसके पास में एक और भूत भगाने का कंसाइनमेंट आता है। तो यहाँ पर वो टिल्लू के साथ मिलकर के वही प्लानिंग करता है, यानी कि लाइट्स को चालू बंद करना, घर की खिड़कियों हवा के लिए खुला छोड़ देना ताकि खड़खड़ाने की आवाज आए। मगर इस बार सचमुच जिस आत्मा को भगाने के लिए आया था वो तो आत्मा इसके सामने आ जाती है। रूहान ये देख करके डर चुका था और सोचता है कि यार ये तो प्लान का हिस्सा था ही नहीं, तो आखिर ये कहां से गई। जहां पर मीरा हंसने लगती है और बताती है कि पापा, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि ये ढोंगी बाबा है। तो बेसिकली ढोंगी बाबा ने उसका एक वीडियो बना लिया था सिर्फ उसे ब्लैकमेल करने के लिए और शर्त ये थी कि उसे गांव में चल करके एक और भूत को भगाना पड़ेगा, यानी कि नाटक करना पड़ेगा। इसके बदले उसे 1 करोड़ भी मिलेगा। तो नेक्स्ट डे अब उस भूत को भगाने के लिए ये लोग रक्तघाट बंगाल के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर रूहान का कहना था कि यार तुम मुझे फीस तो 1 करोड़ देने के लिए तैयार हो, मगर जाने के लिए इतनी खराब ट्रेन, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या। जिस पर मीरा कहती है कि तुम्हें ये सारी सच्चाई आगे मालूम चल ही जाएगी। जिसके बाद में हम एक बहुत ही शानदार रक्तघाट का महल देखते हैं, मगर वहां के राजा उस महल में नहीं बल्कि उसके सामने मौजूद तबेले में रहा करते थे। इस तबेले की हालत बद से बदतर थी, जहां पर सिर्फ एक टूथपेस्ट में से थोड़ा सा पेस्ट निकालने के लिए पूरा परिवार अपनी ताकत झोंक चुका था। जिसे देखकर रूहान कहता है कि भाई काम करो, मेरा टूथपेस्ट रख लो। वेल, राजा कहाँ पर हैं, जरा उनसे मिलवाओ तो सही, और काम क्या करवाना है वो भी बता ही डालो। जहाँ पर काइंड ऑफ व्हील चेयर पर बैठाकर एक शख्स को लाया जाता है, जिन्हें देख करके रूहान उनके पैरों में गिर पड़ता है, लेकिन पीछे खड़े भाई साहब बताते हैं कि आमी राजा, ये तो हमारा अंग रक्षक है। उसके बाद में उसे शाही भोज पर भी बिठाया जाता है। खैर शाही भोज तो क्या था, सिर्फ एक रोटी, नमक और कुछ प्याज और मिर्ची दे दी थी बेचारे को। जैसे रूहान कहता है कि ये इतना जो मजबूत टिकाऊ खाना है मैं खा नहीं पाऊंगा, इसे आप लोग ही खा लीजिए। तो यहाँ पर राजा साहब बैठ करके शाही भोज का आनंद लेते हैं। इसी के साथ मीरा अपनी पूरी स्टोरी रूहान को बताने के लिए रात को एक राज पुरोहित के साथ में उस महल में एंटर करती है। तो बेसिकली सीन ये था कि आज से करीब 200 साल पहले मंजुलिका ने यहाँ के राजा को मार दिया था और फिर उसकी आत्मा इस पूरे महल के अंदर घूमा करती है। महल श्रापित हो चुका है, दैट इज वाई यहाँ पर कोई रहने नहीं आता। अभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसे बिकवाने के लिए सबसे पहले तो इसे श्राप मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय पहले एक प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि एक मसीहा आएगा इस पूरे महल को मंजुलिका की आत्मा से मुक्त करने के लिए। और यहाँ जिस मसीहे की बात हो रही थी तो वो था देवेंद्र नाथ, यानी कि मंजुलिका का भाई, और उसकी शक्ल सेम टू सेम रूहान से मिलती जुलती थी। तो राज पुरोहित जी को लगता है कि तुम ही वो मसीहा हो जो कि इस महल से मंजुलिका की आत्मा को भगाएगा और फिर इस प्रॉपर्टी को बेच करके जो पैसा आएगा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर इनका एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि राजा की बेटी होती है मंजुलिका, जिसे कि अस्त्र शस्त्र चलाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, मगर राजा जी का एक रखेल के साथ में भी चक्कर चल रहा था, जिससे कि उन्हें एक नाजायज औलाद पैदा हुई थी। अब वो एक लड़का थी और जाहिर सी बात है कि राजा का राज्य आगे उसका बेटा ही संभालेगा। दैट इज वाई यहाँ पर देवेंद्र नाथ को, अब देवेंद्र है या देवेंद्र है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मुझे आइडिया नहीं है। तो बेसिकली उसे राजा बना दिया जाता है और अब मंजुलिका से ये पूरा
पूरा कांड सहन होता नहीं है। दैट इज वाई वो देवेंद्र नाथ को जान से मार डालती है और इसी हत्याकांड को सुलझाने के लिए राजा जी मंजुलिका को मौत के घाट उतरवा देते हैं और तभी से उसकी आत्मा पूरे महल को श्रापित बना करके घूम रही है। इनफैक्ट जिस रात मंजुलिका को मारा गया तो वो बदला लेने के लिए खुद राजा साहब के पास भी आई और जिस तरीके से यानी कि उसे जला करके मारा गया था सेम टू सेम राजा को वैसी मौत भी दे डालती है। जिसके कुछ टाइम बाद में एक और ओरिजिनल यानी कि ओजी राज पुरोहित जी को बुलाया जाता है। वो यहाँ पर कुछ मंत्र तंत्र करते हैं और एक भैरव कवच बांधकर मंजुलिका को हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। मगर इसी के साथ एक भविष्यवाणी भी होती है कि दुर्गा पूजा के दिन जब ये दरवाजा खुलेगा तो मंजुलिका की आत्मा इस महल से बाहर निकल आएगी, इस महल में मौजूद हर शख्स को मौत के घाट उतार देगी। तो अब कहीं दुर्गा पूजा के दिन वो बाहर आकर मौजूदा लोगों को मार न दे, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। दैट इज वाई यहाँ पर रूहान को बुलाया गया था। और अब जैसा कि रूहान के आ जाने की वजह से हर किसी के दिलों के अंदर एक अलग ही ताकत जाग चुकी थी, हर कोई निडर बनकर के घूम रहा था। तो जितने भी लोग इतने सालों से ये पूरा परिवार जो कि इस तवेले के अंदर जी रहा था अपना सारा सामान राज शाही ठाट वाला उठा करके महल के अंदर पहुंच जाता है। और फिर इस रात को राजपोशी के लिए पूरे रक्त घाट में यानी कि उस बंगाल वाले एरिया के अंदर ये घोषणा कर दी जाती है कि पुराने वाले राजा देवेंद्र नाथ वापस से लौट आए हैं। और जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी कि वही मंजुलिका को जान से मार करके इस पूरे महल इस पूरे राज्य को जो है आत्मा मुक्त करेंगे। तो अब वो वक्त आ चला है, 2 दिनों के अंदर ये पूरा काम किया जाएगा। मगर तभी यहाँ 3 लोग पहुंच जाते हैं यानी कि छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन, जिनका ये कहना था कि ये राजा नहीं पाखंडी है। अब कहीं रूह बाबा का जो ये भांडा है और 1 करोड़ का जो डीलिंग अमाउंट फाइनल हुआ था कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, तो वो अगेन नाटक करने लगता है देवेंद्र नाथ की आत्मा घुस जाने का और बोलता है कि जब मैं 200 साल पहले यहाँ राज किया करता था तो तुम तीनों लोग ही मेरी सेवा किया करते थे। मैं तुमसे इतना ज्यादा खुश हो गया कि मैंने अपना सारा सोना चांदी तुम्हें संभालने के लिए दे दिया, मगर तुम्हारे मन में लालसा जाग गई और तुम लोग पूरे गांव का सोना चांदी चुरा करके भाग गए। अगर इन लोगों को मालूम चल गया कि वो तुम ही थे तो वो तुम्हारी मार मार कर हालत पतली कर देंगे, जिस वजह से ये तीनों भी डर करके अब उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। एंड देन एक बकवास सा गाना भी आता है, तो गाने को अपन डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और इसी गाने के अंदर मंजुलिका का पुतला भी जला दिया जाता है, मगर दूर खड़ी मल्लिका जो कि इस महल में आ चुकी थी उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था। देन सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहां मल्लिका आकर के बताती है कि मैं हेरिटेज डिपार्टमेंट से आई हूँ, मुझे पुरानी महलों और ऐतिहासिक चीजों को संभालने का काम गवर्नमेंट ने दिया है, तो मैं यहाँ पर आकर के आपके इस महल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आई हूँ और हम कल से काम शुरू कर देंगे। वही रात को मीरा रूहान को बुलाने लगती है, मगर खुद ही नीचे कूदकर मर जाती है। मगर ये तो सिर्फ रूहान का एक सपना था। दैट इज वाई जैसे वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो मीरा को गले से लगा लेता है और कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से कूदना मत, क्योंकि कल रात मेरे सपने में तुम ऊपर से नीचे कूद गई थी और वो यही प्लेस था। जिस पर मीरा कहती है कि तुम तो मुझे बस छूने के बहाने ढूंढते रहते हो। एंड देन यहाँ पर जो तीनों पंडित पंडिताइन थे वो कहते हैं कि आखिर तुम हमसे कितना काम करवाओगे, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हारा ढोंग अब बहुत हुआ। जिस पर रूहान का कहना था कि लास्ट जन्म में जब तुम लोग मेरा काम किया नहीं करते थे तो तुम्हारे मुंह पर फोड़े फुंसी आ जाया करते थे, तो अगर मेरी बात मानो तो काम पर लगे रहो। मीनवाइल हम मल्लिका को देख पाते हैं जो कि मंजुलिका के पुराने अस्त्र शस्त्रों को देख रही थी, जहां पर राजा साहब का आकर के कहना था कि उस टाइम पर मंजुलिका इन सभी हथियारों को चलाने में पारंगत थी, यानी कि उसे हर चीज चलानी बेहतरीन तरीके से आती थी। जिस पर मल्लिका एक चाकू पीछे फेंक करके मारती है, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारा निशाना तो ठीक से लगा ही नहीं। लेकिन जब सीन जूम इन होता है तो मालूम चलता है कि मल्लिका ने निशाना उस गोले पर नहीं बल्कि उस मक्खी पर लगाया था जो कि भिनभिना कर उसका दिमाग खराब कर रही थी, यानी कि वही असली मंजुलिका है। अब यहाँ रात को जब सब लोग सो रहे थे तो रूहान को किसी के नाचने की आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर निकल करके देखता है तो मालूम चलता है कि देवेंद्र नाथ की फोटो किसी ने जला दी है। इस हादसे से पूरा घर दहल चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग टिल्लू रूहान को ये बताने आया था कि यार तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है, क्योंकि जिस मोटे के घर से हमने अच्छा खासा अमाउंट उठवाया था उसके परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और एक एसीबी राठौड़ करके है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, और मैंने तो सुना है कि वो बहुत कड़क है, तो जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से निकल लो। अब हालांकि ये लोग बातचीत कर ही रहे थे कि तभी रूहान के हाथ में खून टपकने लगता है और उसे लगता है कि जरूर मंजुलिका आकर उसे भी जान से मार देगी, मगर वो तो टमाटो केचप था जो कि वो मोटू लड़का बैठ करके खा रहा था। तब रूहान उसे नीचे बुलाता है और कहता है कि तेरी दीदी का फोन मेरे पास में लेकर आ, इसके बदले में तुझे 20 रुपए दूंगा। अब ये लोग गरीब तो वैसे भी थे, इसलिए 20 रुपए के लालच में वो छोटा
लड़का अपनी दीदी का फोन ला करके रूहान को दे देता है, जिसे चेक करने पर रूहान को मालूम चलता है कि मीरा भी उससे इतना ही प्यार करती है जितना कि वो उससे करता है। एंड देन एक अच्छा खासा सॉन्ग आता है। लोकेशंस वेल काफी बढ़िया थी, लेकिन अपन सॉन्ग को डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ डायरेक्टली कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी लाइन। तो यहाँ पर जब लोग ये रात को घूम रहे थे तो इन्हें मालूम चलता है कि किसी ने मंजुलिका का भैरव कवच तोड़ दिया है, यानी कि मंजुलिका बाहर आ चुकी है। वही अगेन अंधेरे कमरों में किसी का इधर से उधर चलना इन्हें डरा रहा था, लेकिन तभी मल्लिका वहां पर आ जाती है और हाथ पकड़कर उन्हें मंजुलिका के रूम में लेकर जाती है और सामने खड़ी इंसान को एक जोरदार चमाट मेलती है, जहां पर उन्हें ये मालूम चलता है कि ये कोई मंजुलिका नहीं बल्कि बड़ी पंडिताइन है। अब यहाँ पर बेसिकली इन तीनों छपुंदरों का राज खुल जाता है, जहाँ पर इनका बताना था कि आज से करीब 2 साल पहले हल्दी घाटी में बहुत ही जोरदार की बाढ़ आ गई। हम लोग अपने रोल्स रॉयस के साथ में सर छुपाने की जगह ढूंढ रहे थे कि तभी हमें महल दिखा और महल में मंजुलिका का कमरा दिखा। खैर ताला तो यहाँ का टूटा हुआ था ही, इसी वजह से हमने उस ताले को वापस से लगा दिया और खिड़की के रास्ते से आया जाया करते थे। और पूरे गांव के लोगों को हम ही लोगों ने डरा करके रखा था इस मंजुलिका की आत्मा को दिखा करके, इसीलिए कोई भी इस प्रॉपर्टी को खरीदना नहीं चाहता था और हम लोगों की यहाँ पर रह करके ऐश हो रही थी। मगर अब तुम्हें ये बात मालूम चल चुकी है तो हमारा भांडा गाँव वालों के सामने फोड़ना मत। अब यहाँ पर रूहान नेक्स्ट डे एक बहुत ही बढ़िया चाल चलता है। वो पूरे के पूरे गांव को महल के अंदर इनवाइट करता है और सभी के बीच में ऐलान कर देता है कि मैं आज के दिन उस मंजुलिका की आत्मा से इस पूरे महल को मुक्त करूंगा, मगर उससे पहले इन तीनों ही ब्राह्मणों को मेरे लिए कुछ काम करना होगा। छोटे पंडित को तो बर्फ की सल्ली पर लिटा दिया जाता है, वहीं बड़े पंडित को अंगारों पर चलाया जाता है और पंडिताइन को रगड़ रगड़ कर यानी कि गोल घूम करके भगवान से प्रार्थना करने का आदेश दिया जाता है। और एक रात पहले ही रूहान ने मल्लिका को कह दिया था कि क्या आप एक दिन के लिए मंजुलिका बन सकती है। तो बेसिकली वो यहाँ पर गांव वालों के सामने नाटक करना चाहता था कि मैं मंजुलिका को इस पूरे महल से भगा रहा हूँ, उसके बाद में इस महल का सौदा किया जा सकता है। मगर यहाँ तो मल्लिका के शरीर में ऑटोमेटिकली असली वाली मंजुलिका आ जाती है, जो कि रूहान से कहती है कि तूने मुझे बाहर निकाल करके बहुत बड़ा कांड कर दिया है और अब सबसे पहली मौत तेरी ही होगी। जहाँ पर रूहान का सोचना था कि यार ये तो प्लान का हिस्सा था ही नहीं, और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर वो बाकी लोगों से झूठ कह देता है और बोलता है कि मंजुलिका जा चुकी है, ये पूरा महल अब श्राप मुक्त हो चुका है और अब हम सभी लोग अमीर होने वाले हैं। मगर इसी बीच यहाँ पर राज पुरोहित जी पहुंच जाते हैं और उनका कहना था कि अगर ये ताला पहले से टूटा हुआ था इसका मतलब है कि खतरा तो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि हेरिटेज डिपार्टमेंट से आई मल्लिका जब कुछ चीजों की सफाई कर रही थी तो एक अलग ही दीवार टूट जाती है, जहाँ पर अंदर नीचे पहुंचने का एक अलग रास्ता था। उस रास्ते में भी इन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखाई पड़ता है जिस पर अगेन भैरव कवच बांधा हुआ था। और राज पुरोहित जी का कहना था कि अगर इस दरवाजे को सभी लोगों से छिपा करके इस तरीके से रखा गया है, यानी कि इसके पीछे जरूर कोई राज होगा। मुझे जाकर पुराने पोथों में और पुराणों के अंदर ये सर्च करना पड़ेगा कि आखिर 200 साल पहले हुआ क्या था। जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इस दरवाजे को खोलना मत। मगर रात को राजा जी एक खेल खेल जाते हैं। वो अपने 1 करोड़ बचाने के चक्कर में रूहान से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा काम था मंजुलिका को भगाना, वो तुम भगा चुके हो, तो अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मगर रूहान जिसे अपने 1 करोड़ चाहिए थे और वो कैसे भी करके यहाँ रुकना चाहता था, इसीलिए वो अनजाने में जाकर नीचे उस छोटे दरवाजे को खोल देता है, यानी कि उस भैरव कवच को हटा देता है जिसमें से ढेर सारे चमगादड़ निकलते हैं और फाइनली मंजुलिका आजाद हो जाती है। इस बात की खबर खैर राज पुरोहित जी को भी लग जाती है, मगर वो उस प्लेस पर थे ही नहीं तो आखिर कर क्या पाते। और तभी हम एक आत्मा को रक्त घाट आता देख पाते हैं। बेसिकली एक पर्सन थी मंदिरा, जिसे इस महल का पता लग चुका था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हम 2 बहनों को देख पाते हैं, यानी कि राजा की 2 बेटियां थी मंजुलिका और अंजुलिका, जो कि नृत्य कला में माहिर थी। तो बेसिकली यहाँ पर आमी जी तुम्हार पर बहुत ही बढ़िया ये दोनों ही कैरेक्टर्स यानी कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जी एक ऑसम ब्लॉसम डांस करती है। पर्सनली हॉल में ये डांस बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा था। बड़ी स्क्रीन पर बड़े किरदारों को बढ़िया डांस करते हुए देखकर मजा आ जाता है। वेल आप में से कितनी लड़कियां कथक डांस जानती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और लड़कों से गुजारिश है कि प्लीज उन लड़कियों को कमेंट कर करके परेशान मत कीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी अगेन। तो बेसिकली यहाँ पर जो राजा जी थे उन्होंने अपने बेटे देवेंद्र नाथ की एक नई दुल्हन ढूंढ ली होती है जिसका नाम होता है मधुलिका, और आज वो ताजपोशी के लिए अपनी खास 2 बेटियों का नाम चुन करके नाजायज औलाद देवेंद्र नाथ को चुन लेते हैं, जिस पर आ जाता है मंजुलिका और अंजुलिका दोनों को ही गुस्सा। एंड देन कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहां पर हम मधुलिका को देख पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं मीरा जैसी दिख रही थी। वेल इन
इनका तो ये सोचना ही था कि तभी वहां पर मंदिरा पहुंच जाती है, जो कि बताती है कि मैं रायगढ़ किले की मालकिन हूँ और एक नया किला ढूंढ रही थी तो मुझे ये दिखाई पड़ा, और जहां तक मैंने सुना है कि आप लोग भी इस महल को बेचना चाहते हैं तो मैं इसे खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। बताइए आपका सेलिंग अमाउंट क्या है। जहां पर राजा जी उसे 1000 करोड़ की मोटी राशि बता देते हैं और यहाँ मंदिरा भी बिना कुछ डिस्कशन किए इस अमाउंट को फाइनल कर देती है, मगर उसकी एक शर्त थी कि ये लेन देन 2 दिनों के बाद होगा और इन 2 दिनों तक मैं मंजुलिका के रूम में रहना चाहूंगी। और जैसे ही वो उस रूम में पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात मल्लिका से होती है, जहां ये दोनों ही एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं, क्योंकि आज से 200 साल पहले ये मंजुलिका और अंजुलिका ही थी जिनका ये पुनर्जन्म हुआ था। और इनके इस भीषण समागम से आसमान में जितनी भी कौवे उड़ रहे थे वो मरकर इन्हीं के ही पांडाल में गिर जाते हैं, जिसे देखकर ये पूरा परिवार दहल जाता है। मगर राजा जी क्या है, थोड़े डबल ही स्मार्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे गांव के अंदर दावत रखवा दी, सिर्फ इसीलिए कि अब महल से बुरा साया जा चुका है और जिन लोगों ने पैसे देकर, कर्जा देकर उनकी मदद करी थी इस महल को सुधरवाने के लिए, तो उन लोगों के लिए ही ये खास दावत रखी गई है। लेकिन यहाँ मालूम चलता है कि जो लोग ये चिकन समझ करके मस्त दावत उड़ा रहे हैं वो कोई चिकन बिरयानी नहीं बल्कि कौवा बिरयानी है। और इसी आयोजन के चलते यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर गेम भी खेला जाता है, जिसके अंदर मंदिरा और मल्लिका दोनों आमने सामने आती है। हालांकि दोनों थी तो वो बड़ी ही शातिर और पिछले जन्म की मंजुलिका और अंजलिका, तो दोनों ही एक दूसरे से हार कहाँ मानने वाली थी और इतनी जोरदार तरीके से रस्सी खींचती है कि बीच में से रस्सी ही खुद ब खुद टूट जाती है। अब यहाँ राजा साहब जो अगेन अपने 1 करोड़ रुपए बचाना चाहते थे तो वो रूहान को यहाँ से निकल जाने के बारे में कहते हैं। अब यहाँ पर रूहान अगेन अपने पैसे बचाने के लिए एक और चाल चलता है। तो बेसिकली यहाँ पर राजा साहब की एक पत्नी थी सावित्री और रूहान यानी कि रूबाबा ऑलरेडी फ्रॉड तो था ही, जो कि एक आत्मा का नाटक करता है और बताता है कि मेरे अंदर सावित्री की आत्मा आ चुकी है, आप मेरे पति थे और मैं चाहती हूँ कि मेरी भतीजी की शादी रूहान जैसे ही किसी के साथ हो, यही मेरी मरने से पहले की आखिरी इच्छा थी, अगर आप ये कर देंगे तो मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी। तो यहाँ पर अब क्या है कि मीरा के फादर भी जानते थे कि फ्रॉड तो ये है ही, पैसे ले बना मानेगा नहीं, तो वो भी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो मंदिरा बताती है कि साइन तो मैं कर दूंगी मगर अभी भी 1 दिन बाकी है, जबकि घर वाले सारे सोच रहे थे कि यार अगर सचमुच में दुर्गाष्टमी के दिन अगर मंजुलिका बाहर आ गई तो जो पैसा मिलना है वो भी नहीं मिलेगा और हम सब अगेन रोड पर आ जाएंगे। कि इसी बीच विक्की खन्ना नाम का एक वर्ल्ड होटल चेन चलाने वाला मालिक पहुंच जाता है और कहता है कि कितने चाहिए, 1000 करोड़, मेरे साथ ही डील कर लो और इससे मैं आज ही फाइनल करता हूँ, यानी कि मैं आज ही इस महल को खरीदना चाहता हूँ। और रहा बचा सवाल इस सिंहासन का, तो इसे मेरी गाड़ी में डलवा दो। लेकिन तभी मल्लिका वहां पहुंच जाती है और कहती है कि ये सिंहासन इस पूरे महल की आन बान शान है, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। जहां पर खन्ना साहब का कहना था कि पूरा ही महल खरीद चुका हूं तो ये सिंहासन क्या चीज है, इसे जल्द से जल्द मेरी गाड़ी में डलवा दो। जिसे मंदिरा और मल्लिका दोनों ही गुस्से में हटवा देती है और कहती है कि ये तो कहीं नहीं जाएगा। हालांकि इस वक्त खन्ना साहब वहां से निकल तो जाते हैं मगर रात को ड्राइविंग करते वक्त उनकी गाड़ी के सामने मंजुलिका आ जाती है, जो कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ कर देती है। और अब नेक्स्ट डे जब मीरा उस सिंहासन के पास पहुंचती है तो मल्लिका उस पर बैठी थी और कहती है कि ये सिंहासन और ये महल कहीं नहीं जाएगा, इस पर हमेशा से ही मेरा हक था। और वो गुस्से में आकर उस सिंहासन को उठा भी देती है। मीरा इसे देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए सीधा बाहर आती है और सभी को बताती है कि मंजुलिका लौट आई है। इतने में ही हंसते हुए वहां पर मंदिरा आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, किसी और के साथ डील करने वाले थे, अब इस डील को मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि अब इस पर मेरा हक है। और हंसते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं बेचारे ये तीनों ब्राह्मण परेशान हो रहे थे कि यार आखिर मंजुलिका है कौन, मंदिरा या मल्लिका। वहीं रात को जब ये सभी सो जाते हैं तो रूहान को अगेन किसी के नाचने की आवाज आती है, इसलिए वो महल में जाकर के छानबीन करने लगता है। तभी उसे छोटा दरवाजा खोलने पर दोनों यानी कि मंदिरा और मल्लिका यानी कि मंजुलिका और अंजुलिका दिखाई पड़ती है, जो कि आपस में बातें कर रही थी कि हम दोनों में से असली कौन है। मगर ये तो महज सिर्फ रूहान का एक सपना था जिससे जागने के बाद में उसकी हालत खराब हो चुकी थी। मगर जब वो असलियत में जागता भी है तो भी उसे वहां पर मंजुलिका की आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुका था। और अब जब ये बात इन तीनों ब्राह्मणों को मालूम चलती है कि खन्ना साहब जो कि इस पूरे महल को खरीदने के लिए आए थे मगर खरीद नहीं पाए, तो इन्हीं के साथ हम बाहर निकल जाते हैं। मगर हाथ खींचने पर तो उनका हाथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इस महल से भागने के बारे में सोचते हैं, मगर घूम फिर कर वापस से उसी महल में लौट आते हैं। इनका जो बैल था रोल्स रॉयस, इस पर वो कई बार बैठते हैं, कई चक्कर काटते हैं, मगर बार बार घूम करके यहीं आते रहते हैं। इनफैक्ट इसमें तो छोटा पंडित भी पहाड़ी से गिर करके मारा जाता है। और अब फाइनली वो
दिन आ चुका था, यानी कि दुर्गाष्टमी की रात का, जिस दिन एक बड़ी पूजा होने वाली थी और भविष्यवाणी के हिसाब से आज ही की रात मंजुलिका भी बाहर आने वाली थी और महल में मौजूद सभी लोगों को खत्म करने वाली थी। तो यहाँ पर मीरा सेम टू सेम वैसी एक्टिंग करने लगती है, मगर तभी रूहान वहां पहुंच जाता है और उसे होश दिलाता है कि तुम मीरा ही हो, तुम्हारे अंदर कोई आत्मा नहीं आई है और अगर आई भी होगी तो मैं उसका सामना कर लूंगा। इतने में ही यहाँ पर मंदिरा पहुंच जाती है और बताती है कि तुम जिस आत्मा से अभी तक डर करके भाग रहे थे, आज वो तुम्हारे सामने आ गई है, मैं हूँ मंजुलिका। मगर तभी वहां पर मल्लिका पहुंच जाती है, जो कि अपने एक ही हाथ से मंदिरा को उठाकर एक ऊंची चोटी पर खड़ा कर देती है और बताती है कि ये नहीं, मैं हूँ असली मंजुलिका। तो खैर यहाँ पर इन्हीं की फाइट के बीच में अच्छे खासे CGI और VFX का यूज भी हुआ है। कभी मंदिरा बताती है कि वो असली मंजुलिका है, तो कभी मल्लिका बताती है कि वो असली मंजुलिका है। लेकिन तभी यहाँ पर एक कॉमेडिक एंट्री होती है जवान की, यानी कि राजपाल यादव की, जिससे टूटा फूटा होकर के पूरा पट्टियों के अंदर बांध करके लाया गया था, मगर वो भी इन दोनों आत्माओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कि तभी यहाँ पर इन दोनों का खात्मा करने के लिए पुरोहित जी ने एक तेल दिया था। इस तेल का घेरा बना देने पर असली आत्मा सामने आने वाली थी। कि तभी यहाँ पर मंजुलिका सचमुच बाहर आ जाती है और यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो बेसिकली इस दिन हुआ ये था कि ये दोनों बहनें जब राजगद्दी हासिल करने के लिए एक बढ़िया डांस करती है और उस महल की मालकिन बनने के लिए तैयार थी, लेकिन बेटा होने के कारण ये पूरी जो गद्दी थी ये देवेंद्र नाथ को मिल गई थी। इसलिए ये दोनों बहनें उस बंदे का, यानी कि अपने ही भाई का कत्ल करने वाली थी। मगर जब उसे वो छुप करके देखती है तो उन्हें मालूम चलता है कि वो तो रात को नाचा करता है, साजो श्रृंगार किया करता है, लड़कियों की तरह कपड़े पहनता है, लंबे बाल कैरी करता है। अगर ये बात राजा जी को मालूम चल जाए तो वो तो वैसे भी उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों बहनें एक प्लान बनाती है और कहती है कि अगर तुम राजा नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, ये भार तुम्हारा हम संभाल लेंगे, तुम तो आराम से नाचो गाओ कूदो फिरो मस्त ऐश करो, बाकी टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। और अब जिस रात फुल जोश के साथ में देवेंद्र नाथ अपने डांस का कीड़ा बाहर निकाल रहा था, तब जाकर के भरी सभा में ये दोनों बहनें अपने पिताजी को बता देती हैं आपका बेटा जो है वो तो नचनिया है और लड़कियों की तरह नाचने का शौक रखता है। तो यहाँ पर जो पिताजी होते हैं वो पहले तो देवेंद्र नाथ को मौत की सजा सुनाते हैं और ऊपर से मंजुलिका को भी सजा सुनाते हैं। उनका कहना था कि चाहती तो तुम ये बात मुझे अकेले में भी बता सकती थी, मगर तुमने भरी सभा में बताया क्योंकि तुम इस गद्दी की भूख रखा कर दी थी, तो इसलिए देवेंद्र की मौत का इल्जाम तुम्हारे सर पर डाला जाएगा। और रही बात अंजुलिका की, यानी कि मल्लिका की, तो उसे हमेशा हमेशा के लिए इतिहास से मिटा दिया जाएगा। और वही जलने वाला सीन दिखाया जाता है, यानी कि जिसे जलाया जा रहा था तो वो था बेसिकली देवेंद्र नाथ, और अब वो वापस आ चुका था अपनी उन्हीं दोनों बहनों यानी कि मंजुलिका और अंजुलिका से बदला लेने के लिए। तो यहाँ पर कार्तिक आर्यन का एक बहुत ही बढ़िया डांस आता है एंड लिटरली आई वुड से ये वाली परफॉर्मेंस सचमुच बढ़िया थी। यहाँ पर अच्छी खासी CGI VFX और ग्राफिक्स का इस्तेमाल भी हुआ है। और रही बात उसे खत्म करने की, तो जो तेल राज पुरोहित जी ने दिया था वो उसे नहीं मिल पाता। तो अब आखिर इस बुरी आत्मा को खत्म करे तो कैसे करे, जहाँ पर ये दोनों बहनें डिसाइड करती है कि इसे डायरेक्ट ही जला देते हैं, जैसा हमने आज से 200 साल पहले किया था। मगर आगे बढ़ते वक्त इन दोनों को ही रियलाइज होता है कि हमने पहले भी जो किया था वो गलत था। एक तो बेचारे ने पहले एक आदमी के शरीर में अपनी कैद जिंदगी को बिताया, फिर 200 साल तक उस कोठरी में कैद रह करके अपनी जिंदगी को बिताया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें तो पहले उससे माफी मांगनी चाहिए। और जैसे ये दोनों अपने भाई से माफी मांगती है तो देवेंद्र अपनी दोनों ही बहनों को क्षमा कर देता है, और जैसे ही उसकी आंख का आंसू उस तेल पर गिरता है तो उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है, यानी कि यह महल अब पूरी तरीके से श्राप मुक्त हो चुका था। अब इस मूवी के एंड के अंदर हमें मालूम चलता है कि बेसिकली जो मल्लिका है वो तो हेरिटेज डिपार्टमेंट के अंदर ऐसी ही बिल्डिंग्स और ऐसे ही महलों को ढूंढा करती थी, तो वो तो यहाँ पर बस अनजाने में आई थी, मगर उसे क्या पता था कि उसका पुनर्जन्म उसे खींच कर लाया है। और रही बात मंदिरा की, तो यहाँ हमें मालूम चलता है कि वही ACP राठौड़ है जो कि काफी टाइम से इस ढोंगी रूह बाबा को ढूंढ रही थी, जिसका पता लगने पर तो बेचारे की रूह ही निकल जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इसके पुराने 2 पार्ट्स यानी कि भूल भुलैया 1 एंड भूल भुलैया 2, ये दोनों भी ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बढ़िया वीडियो क्लिप्स के साथ में इसी चैनल पर अपलोडेड है, तो एक बार चाहे तो उन्हें भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में गुड, वेरी गुड या फिर भूल भुलैया 3 जरूर टाइप कीजिएगा। ऐसी ही एक और बेहतरीन मूवी हम आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।